नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अगस्त 2025 का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगस्त महीने के 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हैं उन सबको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उनकी PDF कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दी गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर लगभग 38,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू गिव भारत रत्न टू विच पर्सनैलिटी। तो बोलते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है वो सर्वसहमति से जो है वो किस व्यक्ति को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है वो सर्वसहमति से, मतलब सबका समर्थन यहाँ पर मिला और सर्वसहमति से जो है ये पारित किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी तक देखो हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्सनैलिटी को भारत रत्न नहीं मिला है, तो ये पहली बार अभी रेजोल्यूशन पास किया गया है ऐसा। अब हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको भारत रत्न देने के लिए ये मांग जो है वो की जा रही है। पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो पहले मुख्यमंत्री थे ये टोटल 4 बार लगातार जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार 1952 में ये मुख्यमंत्री बने थे। जब पहली बार इलेक्शन होती है वो 1956 तक मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद 1963 में इलेक्शन होते हैं तो 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 1956 में इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि उस दौरान हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और फिर 1967 में इलेक्शन हुए। 1967 से 1972 तक जो है वो फिर से ये मुख्यमंत्री रहे और 1972 से 1977 तक ये फिर से मुख्यमंत्री रहे और 1977 में इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था। तो इस तरह से ये मुख्यमंत्री रहे। टोटल 4 बार जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। अगर हम बात करते हैं इस भारत रत्न अवार्ड की, तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, इसकी स्थापना 1954 में जो था वो की गई थी। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो सबसे पहली बार ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। एक सी राजगोपालाचारी थे, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक जो था वो CV रमन थे। तो इन 3 लोगों को जो था वो पहली बार ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि लेटेस्ट ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो 2024 में ये 5 लोगों को, 5 पर्सनैलिटीज़ को जो है ये अवार्ड दिया गया है। इन 5 पर्सनैलिटीज़ में जो है वो MS स्वामीनाथन का नाम आता है, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है, चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, कर्पूरी ठाकर का नाम आता है और PB नरसिम्हा राव का नाम जो है वो आता है। तो इन 5 लोगों को लेटेस्ट ये अवार्ड 2024 में दिया गया है। और पहली बार जो 1954 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तब किसको दिया गया था वो भी आप जो है वो ध्यान रखना। अगर आप डेली हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं तो अभी हमने जो है वो एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। हमने जो है वो जो हमारी अभ्यास सीरीज है, अभ्यास सीरीज जो HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए चलाई गई है, उसका H18 नंबर पार्ट है एक, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अभी तक जो भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो अभी तक भारत के 6 पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक राजेंद्र प्रसाद हैं, एक जाकिर हुसैन है, एक VV गिरी हैं और एक APJ अब्दुल कलाम है और एक प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी को 2019 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो 6 राष्ट्रपतियों के नाम भी आपने ध्यान रखना है जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली who won ट्राइबल क्वीन 2025 टाइटल एट स्टेट लेवल केलोंग ट्राइबल फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है वो राज्य स्तरीय जो एक केलोंग जनजातीय महोत्सव हुआ, इसमें जो है वो बोलते हैं जनजातीय रानी यानी कि ट्राइबल क्वीन 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है। अगर हम ट्राइबल क्वीन की बात करते हैं कि ट्राइबल क्वीन 2025 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है दादेन भूटिया के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दादेन भूटिया जो है वो सिक्किम की हैं और सिक्किम की दादेन भूटिया को जो है ये अवार्ड जो है वो मिला। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर 1 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में जो राज्य स्तरीय अवार्ड है, राज्य स्तरीय ये अवार्ड केलोंग जनजातीय महोत्सव का, इसमें ट्राइबल क्वीन बनाई गई 2025 में और ये दादेन भूटिया को जो है वो बनाया गया। इसी तरह जो है वो आपने क्या ध्यान रखना है, इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड रनर अप भी इसमें रहे। फर्स्ट और सेकंड रनर अप में जो है वो जो लाहौल की छेरिंग है वो पहले रनर अप रही और सेकंड रनर
रनर अप में जो है वो अवंसिका जो है वो आती हैं, ये जो है वो सेकंड रनर अप रही। और यहाँ पर ही जो है वो ट्राइबल किंग की श्रेणी में भी जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ट्राइबल किंग किसको बनाया गया था, तो 17 वर्ष के थे तन्मय भारद्वाज, इनको जो है वो ट्राइबल किंग जो है वो बनाया गया है। और नीरज को जो है वो फर्स्ट रनर अप और विवेक को जो है वो सेकंड रनर अप का खिताब जो है वो यहाँ पर मिला है। जनजातीय उत्सव में इतिहास में पहली बार जो है वो मिसेज ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता भी जो है वो इस बार जो था वो करवाई गई। इसमें जो है वो जिले की 3 महिलाओं ने जो था वो हिस्सा जो था वो लिया था, मतलब लाहौल स्पीति की 3 महिलाओं ने यहाँ पर जो था वो हिस्सा लिया था। जीता कौन, दादेन भूटिया जीती। कहाँ की है, सिक्किम की है। ट्राइबल किंग कौन बने, वो तन्मय भाटिया बने, उनका नाम भी आपने जान लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है जो मैंने आपको बता दी है, सारी बात मैंने डिटेल से बता दी है आपको। एक बात ध्यान रखना, लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में स्थित है और लाहौल स्पीति हिमाचल का जो है वो सबसे बड़ा जिला इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो आता है। हिमाचल के पूरे एरिया का लगभग जो है ये 25% जो है वो कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मणिमहेश यात्रा एवरी ईयर स्टार्ट इन विच मंथ। तो मणिमहेश यात्रा भी स्टार्ट हुई थी, परंतु मणिमहेश यात्रा में आपने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ये यात्रा पूरी तरह से हो भी नहीं पाई। इसमें एक सेरेमनी होती थी जिसको डल तोड़ी जाती थी वो भी नहीं तोड़ी पाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई इस बार तो मणिमहेश यात्रा में। परंतु हम बात करते हैं मणिमहेश यात्रा की। मणिमहेश यात्रा जो है वो स्टार्ट कब होती है, तो मणिमहेश यात्रा बाधों के महीने में स्टार्ट होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है स्टार्ट हो जाती है और राधा अष्टमी तक जो है ये चलती है। मणिमहेश झील भी आती है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बुधिल वैली यहाँ पर पड़ती है जहाँ पर ये आती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये बुधिल वैली मतलब एक लंबी वैली है जो भरमौर से स्टार्ट होती है और बुधिल वैली से जो है ये मणिमहेश लेक जो है वो लगभग 26 किलोमीटर तक की दूरी पर जो है वो स्थित है। इतने किलोमीटर पर जो है ये स्थित है। और ध्यान रखना है आपने यहाँ पर कि जब चंबा से ये स्टार्ट होती है यात्रा तो एक पड़ाव भरमौर में आता है, फिर हडसर में एक पड़ाव आता है, फिर धांचो में एक पड़ाव आता है, फिर कमल कुंड भी बीच में आता है, गौरी कुंड आता है, गौरी कुंड से साइड में कमल कुंड आता है, फिर ये मणिमहेश लेक जो है वो यहाँ पर आती है। तो इस तरह से जो है ये पूरी यात्रा जो है वो चलती है, हर साल चलती है यात्रा। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न रहता था पॉल्यूशन का, क्योंकि लोग जाते थे पानी वगैरह की बोतल से साथ में ले जाते थे, उन बोतल्स को वैसे ही वहाँ पर छोड़ देते थे, वहाँ पर जो है नदियों में वो पानी की बोतल्स बह जाती थी। प्लास्टिक आपको पता है डिस्पोज तो होता नहीं, फिर वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मणिमहेश यात्रा में जो है वो कचरा लौटाने पर पैसे देने का प्रोविज़न जो था वो इस बार किया गया था। इस बार जो है पहली बार जो है ये प्रोविज़न किया गया था कि अगर आप प्लास्टिक की एक बोतल जो है वो देते हैं तो रिफंड मिलेगा 5 रुपये का, बिस्किट या फिर मैगी के रैपर देते हैं तो 2 रुपये का रिफंड मिलेगा। जो टीन की कैन्स होती हैं कोक वगैरह की, टीन की कैन अगर वापस देंगे तो 10 रुपये का जो है वो आपको जो है वो रिफंड यहाँ पर देने की बात की गई थी। ये योजना जो है वो हडसर से जो था वो स्टार्ट की गई थी और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो है ये एक तरह की अनोखी पहल जो था वो पहली बार की गई थी, ठीक है जी। अनोखी पहल इस बार की गई थी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि इससे पहले मणिमहेश यात्रा से कुछ टाइम पहले जो है वो सावन महीने में जो है वो मिंजर मेला भी जो था वो स्टार्ट होता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हो जाता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये चलता है। तो मिंजर मेला कहाँ पर लगता है, मिंजर मेला जो है वो भी चंबा में ही जो है वो लगता है। अच्छा, कई बार ना ऐसे बादों का महीना ना देकर ना ऐसे बोल देंगे कि जनवरी फरवरी मार्च किस महीने में ये मणिमहेश यात्रा जो है वो होती है। अगर हम बात करें तो ये अगस्त के महीने में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लगभग अगस्त सितंबर के महीने में जो है ये होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगस्त सितंबर के महीने में जो है ये मणिमहेश यात्रा जो है वो एग्जैक्टली होती है। बादों का महीना वैसे इसको जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं फर्स्ट सैटेलाइट टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रपोज्ड एट। तो देखिए फर्स्ट जो सैटेलाइट टाउन था हिमाचल का वो कहाँ के लिए प्रपोज हुआ था। अगर हम सैटेलाइट टाउन की बात करते हैं तो पहला जो सैटेलाइट टाउन था वो जाठिया देवी शिमला के नज़दीक ये पड़ता है, यहाँ पर बनाने की बात कही गई थी। ये बहुत पहले का प्रपोज हुआ है, परंतु अभी क्यों चर्चा में आया, देखिए अभी ना बद्दी के पास एक सैटेलाइट शहर जो है वो बनाया जाएगा, इसकी चर्चा जो था वो हो रही थी। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कि बद्दी के पास जो है वो एक सैटेलाइट शहर बनाने की चर्चा हो रही है। और हिमाचल प्रदेश के जो राजस्व मंत्री हैं, बागवानी मंत्रालय भी इनके पास है और जनजातीय विकास मंत्री भी यही हैं, इनका नाम है जगत सिंह नेगी। जगत सिंह नेगी के द्वारा जो है वो विभिन्न क्षेत्रों का जो है वो दौरा किया गया और सैटेलाइट टाउन बसाने के लिए जो है वो जल्दी ही कार्य शुरू किया जाएगा, इसके बारे में भी उनके द्वारा बात की गई। तो ये हम बात कर रहे हैं बद्दी के समीप की कि बद्दी के पास ये सैटेलाइट टाउन जो है वो बसाया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और भी डिटेल से जाने अगर कि ये जो सैटेलाइट टाउन आप सुन रहे हैं ये टर्म होती क्या है। देखिए इस तरह के टर्म्स आपको पता होने चाहिए।
अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो मेंस में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मेंस भी कभी ना कभी देने का मौका मिले तो मेंस में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर मेंस में नाम भी पूछी जाए तो जनरल अवेयरनेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम सैटेलाइट टाउन की बात करते हैं तो ये एक छोटा सा शहर जो है वो बसाया जाता है। ये किसी बड़ी सिटी के नज़दीक जो है वो होता है। जैसे ये जाठिया देवी है तो जाठिया देवी शिमला के नज़दीक बसाया जा रहा है। ये किसी बड़े शहर के नज़दीक जो है वो होगा, परंतु यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य इसको रहता है वो ये रहता है कि जो मेन सिटी है, जैसे शिमला मेन सिटी है, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन जैसी समस्याएं भी आ ही जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी समस्याएं लोगों को दिनचर्या में जो है वो आती हैं। तो अगर ऐसा शहर बसाया जाएगा, होगा वो शिमला जो मेन सिटी है उसके नज़दीक होगा, परंतु थोड़ा सा हटकर होगा, साइड में होगा, तो उसको सैटेलाइट टाउन जो है वो बोल दिया जाएगा। मेन सिटी का यहाँ से जो है वो जो दबाव होगा वो भी कम करने की कोशिश जो है वो की जाती है, और यहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान जो है वो की जाती है। तो ये सैटेलाइट टाउन होता है। मैंने बड़े विस्तृत वे में आपको बता दिया। बड़े छोटे शब्दों में आप इसको समझना चाहें तो ये एक छोटा सा शहर होता है जो किसी बड़े टाउन के नज़दीक जो है वो बसाया जाता है। बस इतनी सी बात आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC की TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए, पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एनफ टाइम है कि आप अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे पाएँ। आप अपने पूरी जो तैयारी कर रहे हैं उसको एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकें। अपनी कमियों को एनालाइज करें, खुद को एनालाइज करें, क्या पढ़ना है, कितना छूट रहा है, वो सारा पता चलेगा आपको टेस्ट शीट से, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। तो टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली इंडिया एंड चाइना एग्रीज टू रिज्यूम ट्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास। तो ये पास हिमाचल प्रदेश में आता है और यहाँ से जो है वो ट्रेड रिज्यूम करने की बात जो है वो की गई। तो इंडिया और चाइना जो है वो सिपकिला दर्रे के माध्यम से जो है वो फिर से जो है जो व्यापार है उसको खोलने की बात जो है वो की उन्होंने। तो इसके ऊपर ये सहमति हुई, तो शिपकिला दर्रा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। एक स्पेसिफिक आर्टिकल यहाँ पर आया था और ये भी कहा गया था कि वर्ष 2026 में जो कैलाश पर्वत है, जिसमें जो है वो गंगरेन पोछे मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा लोग करते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो सहमति बनी है। पूरी बात जानते हैं। अभी देखिए, भारत और चीन के बीच में जो है वो थोड़ी सी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई व्यापार को लेकर। इसमें लिपुलेख, शिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा से यहाँ से जो सीमा बनती है व्यापार के लिए उसको खोलने के ऊपर सहमति बनी है, और दोनों पक्ष वर्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंगरेन पोछे और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा जारी रखने और इसे जो है वो इसे और भी ज़्यादा विस्तार करने के लिए जो है वो सहमत जो है वो हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसका रोल आता है शिपकिला पास में। शिपकिला पास किन्नौर में आता है और किन्नौर के माध्यम से जो है वो चीन के साथ व्यापार बहाल करने के लिए जो था वो लगातार प्रयास कर रही थी। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी ने हाल ही में भारत की यात्रा भी की थी, तब इन मुद्दों के ऊपर जो था वो चर्चा की गई थी, और अब फाइनली यहाँ पर जाकर चीन और इंडिया के बीच में जो है ये सहमति जो है वो बनी है। अगर हम बात करते हैं इनके ट्रेड के बारे में, तो 1994 ईयर था, इसमें भारत और चीन के जो द्विपक्षीय समझौते थे उसमें जो है वो व्यापार को लेकर जो था वो बात की गई थी और औपचारिक रूप से जो था वो सहमति यहाँ पर दी गई थी। 2020 में जो था, जब कोविड आया तो कोविड के बाद कुछ व्यापार बंद भी हो गया था, परंतु चीज़ें धीरे धीरे चलती भी रही। अब एक फाइनल एग्रीमेंट हुआ है, मतलब फाइनल बात जो है वो हुई है शिपकिला दर्रे के थ्रू। यहाँ पर मैंने 2 और दर्रों के नाम लिए। एक मैंने लिपू लेक का नाम लिया, लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में आता है। एक मैंने नाथुला का नाम लिया। नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है, ये जो है वो सिक्किम में जो है वो आता है। तो आपने ध्यान रखना है कि लिपू लेक कहाँ पर आता है, क्योंकि ये भी MCQ क्वेश्चन बनता है। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में आता है, नाथुला जो है वो सिक्किम में आता है। और जो मैं बात कर रहा था मानसरोवर लेक की, तो ये वही मानसरोवर लेक है जिसके नज़दीक से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम भी होता है। फिर सतलुज नदी बहते बहते हिमाचल में भी शिपकिला के समीप जो है वो एंटर करती है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी जो है ये है, लगभग 320 किलोमीटर के करीब जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन संभावित है कि बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन यहाँ से किसी ना किसी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर हैज़ बीन अवॉर्डेड द वीर चक्रा फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन ऑपरेशन सिंदूर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि
ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अर्शवीर सिंह, इनको जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए वीर चक्कर से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब बोलते हैं ये अर्शवीर सिंह जो है वो किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। तो अर्शवीर सिंह का जिला भी आपने ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं, एग्जैक्टली कहाँ से संबंध रखते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो ये जो है वो शिमला क्षेत्र से, शिमला जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। शिमला में भी एग्जैक्टली ये जुब्बल कोटखाई से जो है वो संबंध रखते हैं। और एयरफोर्स के ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अर्शवीर सिंह ठाकुर, इनको वीर चक्कर से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने वीर चक्कर मिलने पर इनको शुभकामनाएं दी, तब ये चर्चा में आए। ऑपरेशन सिंदूर का टाइम आपको पता है कि तब चला था ये जब पाकिस्तान या फिर आतंकवादियों के द्वारा जो है वो आप कहेंगे कि पहलगाम में जो है वो बेकसूर लोगों को मारा गया था। उसके बाद जो है वो भारत ने भी रिएक्ट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो था वो चलाया था। अब किसको दिया गया ये बात आपने क्लियर कर ली। अगर आपको ध्यान हो तो अगस्त महीने का जो गिरिराज पत्रिका का पार्ट 3 है उसमें भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें भी हमने वीर चक्कर के बारे में पढ़ा है कि वीर चक्कर जो है वो किसको दिया गया। तो वो सूबेदार सतीश कुमार को जो था वो दिया गया था, सूबेदार सतीश कुमार को ये दिया गया था। परंतु उस दौरान हमने ये भी रिवाइज किया था कि ये जो अर्शवीर हैं इनको भी जो है वो दिया गया है। तो उस टाइम तो हमने डिटेल से जाना था, फिलहाल हम यहाँ से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज टोल फ्री नंबर लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग ट्रैफिकर्स। तो बोलते हैं कि जो ड्रग तस्कर हैं उनके बारे में जानकारी साझा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एक नंबर जारी किया गया है। वो नंबर क्या है? देखो, नशा तस्करों के विरुद्ध जो है वो कड़ी कार्रवाई हो सके तो उससे निपटने के लिए सरकार ने जो है वो एक नंबर जो है वो जारी किया है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 1908 कर 1908 कर ये टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है। अब एक आर्टिकल आया था जिसमें नशे से निपटने के लिए जो है वो कहा गया था कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई है, उसके बारे में बात की गई थी। परंतु हम तो वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनती हैं। यहाँ पर एक नंबर जान लिया आपने। इसके अलावा जो नंबर अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी तक एलाइड वगैरह के एग्जाम में पूछा गया था शायद ये एक बार, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 जो है वो आता है। वैसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या आता है? तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आता है। और वैसे ही होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर भी आता है। तो होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1090 जो है वो आता है। और एक हमने पढ़ लिया कि ड्रग ट्रैफिकर की अगर आपको कंप्लेंट वगैरह करनी है तो क्या नंबर जो है वो जारी किया गया है? तो ये 1908 जो है वो टोल फ्री नंबर जो है वो जारी जो है वो सरकार के द्वारा किया गया। तो ये नंबर भी नोट करना है। आज के टाइम में ना नशा एक बहुत बड़ी समस्या हिमाचल के लिए भी बन गई है और बेरोजगारी का आलम तो है ही है, परंतु जब नशे में कोई चला जाता है तब अकेले किसी व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की समस्याएं बढ़ जाती हैं और पूरे समाज के ऊपर भी जो है वो गलत असर जो है वो पड़ता है। यूं कह लीजिए समाज में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट वगैरह करनी हो तो 1908 पर कंप्लेंट वगैरह की जा सकती है और इसमें जानकारी जो है वो गोपनीय लगभग रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया, आगे बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं शिवा क्रोत्री फेमस रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो, शिवा क्रोत्री एक प्रसिद्ध जो है वो धार्मिक स्थल है। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? कहाँ पर, किस जिले में जो है ये स्थित है? तो ये भरमौर में जो है वो स्थित है। भरमौर, चंबा जब जाते हैं तो चंबा से भरमौर मणिमहेश यात्रा के दौरान ये आता है शिवा क्रोत्री। पूरी बात जानते हैं। देखो, भरमौर यात्रा चर्चा में थी, तो भरमौर यात्रा जब चर्चा में थी ना तब हम बात कर रहे हैं इस गौरी कुंड और शिवा क्रोत्री की। गौरी कुंड और शिवा क्रोत्री जो है ये बड़े ही फेमस रिलीजियस प्लेस माने जाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान गौरी और जो माता गौरी हैं और भगवान शिव हैं वो जो है वो यहाँ पर आकर स्नान करते थे और करते हैं अभी भी। ये हमारी यहाँ पर परंपराएं हैं, हमारे यहाँ पर बातें कही जाती हैं और बोलते हैं कि जब महिलाएं यहाँ पर जाती हैं तो वो जो है वो गौरी कुंड में जाकर स्नान करती हैं और पुरुष जब जाते हैं तो वो शिवा क्रोत्री में जो है वो स्नान करते हैं और उसके बाद वो मणिमहेश लेक जाकर जो है वो स्नान करेंगे। तो पहले जाकर कहाँ पर जो है वो डुबकी लगानी पड़ेगी? अगर कोई महिला जाती है तो वो गौरी कुंड में जाकर जो है वो डुबकी लगाएगी, क्योंकि माता पार्वती यहाँ पर नहाती थी। और अगर पुरुषों को जाकर डुबकी लगानी है तो वो शिवा क्रोत्री में जाकर जो है वो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद मणिमहेश लेक में जाकर जो है वो डुबकी लगाई जाएगी। तो ये जो है वो है
तो शिवा करोत्री और गौरीकुंड दोनों ही ध्यान रखने हैं, इनके बारे में, दोनों के बारे में ही क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, इतना आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज ऑल्सो नोन एज पीच वैली। तो बोलते हैं किस घाटी को आड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, पीच वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब ये पीच वैली जो है वो क्यों चर्चा में आई? तो पीच वैली जो है वो राजगढ़ वैली को कहते हैं, राजगढ़ वैली को पीच वैली भी बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चर्चा में आने के पीछे का रीजन जानिए। पीच वैली जो राजगढ़ है वहां पर जो है वो 25 साल में जो है वो 85% जो है वो आड़ू का उत्पादन जो है वो घट गया है। मतलब सोच लीजिए अगर वहां पर जो है वो 100 किलो पहले निकलते थे, आज से 25 साल पहले, तो वहां पर सिर्फ अब जो है वो 25 किलो आड़ू ही जो है वहां पर निकल रहे हैं। अगर पहले 100 किलो आड़ू वहां पर निकलते थे तो अब यहाँ पर 85% जो है वो वहां पर आड़ू का उत्पादन घट गया है। तो अभी जो है वहां पर 25% आड़ू ही जो है वहां पर उत्पादित हो रहे हैं। तो इसको जो है वो पीच वैली के नाम से भी जो है वो वैसे जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो रिब्बा भी दिया गया है। रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये रिब्बा कहाँ पर आता है? रिब्बा किन्नौर में जो है वो आता है। किन्नौर में रिब्बा आता है और राजगढ़ सिरमौर में जो है वो आता है। ये किन्नौर और सिरमौर में आते हैं, राजगढ़ सिरमौर में, रिब्बा जो है वो किन्नौर में आता है। तो इतना सब यहाँ से जो है ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल इतना ही यहाँ से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर एंड गेम रिलेटेड इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर प्लेयर का नाम दिया गया है और यहाँ पर जिस गेम से वो रिलेट करते हैं उसका नाम दिया गया है। बोलते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच यहाँ पर लिखा गया है। रितु नेगी क्या कबड्डी की प्लेयर है, प्रियंका नेगी क्या कबड्डी की प्लेयर है, और वैसे ही रेणुका ठाकुर दिया गया है कि क्रिकेट की प्लेयर है, और सीता गोसाई क्या हॉकी की प्लेयर है। अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम रितु नेगी की बात करेंगे। तो रितु नेगी जो है वो रितु नेगी कबड्डी की ही प्लेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों आई ये भी जानना जरूरी है। रितु नेगी, प्रियंका नेगी, रेणुका ठाकुर क्यों चर्चा में आई? तो अभी जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, तब उस उपलक्ष्य पर जो है ये चर्चा में आए। इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां भी जो है वो खेलों में जो है वो रंग बिखेर रही हैं, तो आर्टिकल आया था। अब बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रितु नेगी की, जो कबड्डी की प्लेयर हैं। इन्होंने जो है वो कबड्डी में अपना एक अलग नाम बनाया है। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की हैं ये रितु नेगी, और 2022 में जो एशियाई खेल हुई थी वहां पर भी इन्होंने जो है कबड्डी टीम की कप्तानी जो है वो इनके हाथों में थी, या फिर उसकी मेजबानी उन्होंने की थी, और इस टीम को स्वर्ण पदक भी जो था वो दिलाया था। रितु नेगी की अगर हम बात करते हैं, रितु नेगी जो है इनको जो है वो अर्जुन पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका है। और उसके बाद प्रियंका नेगी जो है वो आती हैं। तो प्रियंका नेगी जो है वो प्रो कबड्डी लीग में जो है वो दबंग दिल्ली की महिला टीम में जो है वो हिस्सा रह चुकी हैं, तो ये भी कबड्डी की ही प्लेयर आती हैं। ठीक है, तो ये दोनों कबड्डी की प्लेयर हैं। एक पुष्पा राणा भी आती हैं। पुष्पा राणा ने 2022 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी कबड्डी की ही जो है वो प्लेयर है। पुष्पा राणा भी कबड्डी की प्लेयर है, ये कबड्डी की प्लेयर आपने जान ली। रेणुका ठाकुर की हम बात करते हैं, तो रेणुका ठाकुर जो है वो क्या क्रिकेट से संबंधित है? बिल्कुल, ये क्रिकेट से ही संबंधित है। इनका क्यों चर्चा में आया था रेणुका ठाकुर? इनकी पीठ में दर्द थी, तो उसके बाद ये नहीं खेल पा रही थी, परंतु पीठ की दर्द को हराने के बाद रेणुका ठाकुर जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी कर चुके हैं, तो इनके ऊपर ये बात कही गई थी। ये भी कबड्डी की ही प्लेयर है। सीता गोसाई की बात करते हैं, तो ये हॉकी की प्लेयर हैं। और सीता गोसाई जो है वो क्यों चर्चा में आई थी? ये भी तभी चर्चा में आई थी, ये 1990 के दशक की जो था वो प्लेयर होती थी। 1990 के दशक की ये प्लेयर थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो था वो खेला था, और एशियन खेलों में रजत पदक भी दिलाया था इन्होंने, और भारतीय हॉकी टीम में जो था ये शामिल थी उस टाइम। तो हॉकी की ही ये प्लेयर है। और सीता गोसाई को जो है वो अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। ठीक है, सीता गोसाई को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। सीता गोसाई की बहन भी है एक गीता गोसाई, वो भी जो है वो हॉकी में राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो खेल चुकी हैं। तो सीता गीता गोसाई दोनों ध्यान रखते हैं। तो ये सारे ही करेक्टली मैच किए गए हैं, यहाँ पर कोई भी इनकरेक्टली मैच नहीं किया गया है। ये सारे ही सही होंगे, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये आप ध्यान रखना है, यहाँ पर सारे ही सही हैं। अब आगे हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। बोलते हैं नाहन की स्थापना किसने की थी? तो नाहन की स्थापना राजा करम प्रकाश के द्वारा जो था वो की गई थी। नाहन की स्थापना राजा करम प्रकाश ने की थी। और बोलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम जो था वो बनाए गए थे। जयवंत राम का नाम ध्यान रखें। जीरा मंडी का जो सिद्ध गणेश मंदिर है वो किसने बनवाया था? जीरा मंडी का ये सिद्ध गणेश मंदिर जो है वो राजा सिद्धसेन के द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गोविंद सागर बनने से
1 जुलाई 1954 को कौन सा शहर जलमग्न हो गया था? तो ये बिलासपुर शहर जो था वो पानी में डूब गया था जब गोविंद सागर झील जो था वो बनाई गई थी। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर चलकर जो है वो बिलासपुर को ज़्यादा बसाया गया, फिर लोगों को ज़मीन दी गई। अभी भी जो बिलासपुर मेन शहर आता है वहाँ के लोगों की जो ज़मीन है वो उनके नाम एग्जैक्टली नहीं है, वो लीज़ वगैरह पर है, उसको लेकर भी न्यूज़ अक्सर जो है वो अखबारों में आती रहती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीर चक्र से हिमाचल प्रदेश के किस सैनिक को सम्मानित किया गया है? तो ये सैनिक हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, इनका नाम नायब सूबेदार सतीश कुमार है। और बोलते हैं जो फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप है 2025 की, वो किसने जीती है? वो दिव्या देशमुख के द्वारा जीती गई है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2025 में किस भारतीय परिदृश्य को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है वो शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। आगे बोलते हैं बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन अजय ठाकुर जो है वो हैं। और आगे बोलते हैं हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पार्वती टिक्री को जो है वो दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब क्या रखा गया है? तो इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो रखा गया है। फीफा क्लब विश्व कप, ये फीफा क्लब विश्व कप है, ये 2025 का किसने जीता है, कौन सी टीम ने? तो ये जो है चेल्सी क्लब के द्वारा जो है वो जीता गया है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 चेल्सी क्लब के द्वारा जीता गया है। आगे बोलते हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मेरठ में जो है वो स्थापित किया गया है। मेरठ स्थित आखीसी केंद्र ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? यूक्रेन के प्रधानमंत्री की ये बात की जा रही है, तो ये यूलिया स्वीरिडेंको है। और जो आप पढ़ते हैं जेलेंस्की का नाम, वो जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बोलते हैं दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म कब हुआ था? तो 27 अगस्त 1972 को इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को हर साल जो है वो मनाया जाता है। इसी को लेकर तो आर्टिकल आया था, तभी हमने चर्चा भी जो है वो ऊपर की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वेयर वॉज 79th इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो अभी 2025 में जब 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया तो हिमाचल में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।